भारत भूगोल से संबंधित प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला का आज यह पहला वीडियो है, जिसमें मैंने भारत भूगोल से संबंधित भूआकृतिक विज्ञान के पहलू से 9 क्वेश्चनों को यहाँ पर सम्मिलित किया है। और इसी तरह इस सीरीज का विस्तार पहले भारत के ज्योमॉर्फोलॉजी से संबंधित, फिर क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित, फिर ओशनोग्राफी से संबंधित, फिर लास्ट में बायोज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों को भारत भूगोल के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और जैसे ही भारत भूगोल से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला समाप्त होगी, वैसे हम लोग भौतिक पहलू को लेकर के विश्व के भूगोल पर भी प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाएंगे। आइए हम लोग पहले इन प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें मैंने ख़ास तौर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया है, उनका विवरण दिया है, विश्लेषण किया है, जो आपको मुख्य तौर पर मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में बहुत सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों के। पहला क्वेश्चन है, भारत की भूमि पश्चिम से पूर्व ढली है। अगर हम आपसे कहें कि भारत की भूमि पश्चिम से पूर्व ढली है, आप इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो आप यही कहेंगे कि जैसे ऊर्जा एक उच्च ऊर्जावान वस्तु से निम्न ऊर्जा की ओर प्रवाहित होती है, ठीक वैसे ही प्रकृति में विद्यमान लगभग समस्त वस्तुएं ऊंचे भाग से नीचे भाग की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण चलती हैं। वही कंसेप्ट अगर हम भारत की नदियों पर भी अप्लाई करें तो भारत की नदियाँ एंटीसीडेंट और भ्रंश में बहने वाली नदियों को छोड़ करके समस्त सभी नदियाँ एक ढाल के अनुरूप, जो वहाँ की भूमि का ढाल है, उनके अनुरूप बहती हैं, क्योंकि जिधर की ओर ढाल होगा उधर की ओर जल का प्रवाह होगा। आप इसको भारत की इस धरा पर देख सकते हैं। आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी और उसका तंत्र समस्त भाग का जल यह पूर्व की ओर गति करता हुआ बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, सबसे अधिक जल क्षमता वाली नदी महानदी, ये सभी पूर्व की ओर गति करते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल को निःसृत करती हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत की भूमि पश्चिम से पूर्व की ओर ढली हुई है। परंतु केवल इतने से प्रश्न का उत्तर समाप्त नहीं होता, जब तक कि इसके कारणों को हम लोग पहचान न लें, जान न लें कि क्यों भारत की भूमि पश्चिम से पूर्व की ओर ढली है। इसको जानने के लिए आपको शिवालिक की उत्पत्ति के समय में जाना होगा। वह समय आप जानते होंगे कि कब का है। प्लायोसीन का समय था, जब शिवालिक का निर्माण हो रहा था। जब शिवालिक भारत के उत्तरी भाग में हिमालय की अंतिम पर्वतश्रेणी के रूप में उठ रहा था, तो उसी समय भारत भूमि पर 2 मुख्य घटनाएं हुई। एक तो दिल्ली हरिद्वार हारसिल रिज के सहारे यानी कटक के सहारे भारत की पश्चिमी भूमि उठी, तथा आज जहाँ पश्चिमी घाट है, इस भाग में क्रेटेशियस काल में ही एक दरार उत्पन्न हुई थी, जो इस काल में इस भ्रंश रेखा के सहारे भारत भूमि का एक बड़ा स्थलखंड जो अरब सागर में आज निमज्जित हो गया है, यह इसी समय में घटित हुआ था। तो आप इसे समझ सकते हैं कि प्लायोसीन में, आप ध्यान रखिए, प्लायोसीन में 3 मुख्य घटनाएं हुई। एक शिवालिक का फॉर्मेशन हुआ, दूसरा भारत के पश्चिमी भाग में दिल्ली हरिद्वार हारसिल ब्रिज के सहारे भारत की भूमि उठी, और साथ ही भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में उपस्थित एक लीनियर प्रेशर के कारण दरार के सहारे भारत स्थल भूमि का एक बड़ा भाग अरब सागर में निमज्जित हो गया। और इसी के परिणाम स्वरूप जब
दिल्ली हरिद्वार हार्सिल ब्रिज के सहारे भारत की पश्चिमी भूमि उठी तो पूर्वी भाग ढला और परिणाम यही हुआ कि जो नदियाँ पश्चिम वाहिनी थी वो पूरब की ओर अपना प्रवाह बदल ली और परिणाम यही हुआ कि आज भारत की अधिकांश नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। जैसा कि मैंने विवरण में भी लिखा है कि भारत का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व है, जिसका प्रमाण उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व प्रवाहित होने वाली विभिन्न नदियाँ जैसे गंगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि हैं। भारत का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, जिसका कारण शिवालिक उत्पत्ति के समय भारतीय प्लेट के पश्चिम भाग विशेष रूप से दिल्ली कटक का ऊपर उठता तथा प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग का नीचे बैठना था। इसके पूर्व अरब सागर भूखंड नीचे बैठ गया या फलस्वरूप पश्चिमी घाट एक भ्रंशित पर्वत के रूप में उठ गया, जिसके सहारे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटियाँ मिलती हैं। इसके सहारे भारत का विशद जल विभाजक स्थित है, जहाँ से निकली नदियाँ ढाल के अनुसार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब बहती हैं। अगर आप ध्यान दीजिए तो अगर आप ये भी सिद्ध करना चाहें कि भारत का पश्चिमी भाग प्रायद्वीपीय क्षेत्र में उठ रहा है या उठा है, तो इसको आप एक तरह से और नोट कर सकते हैं कि अगर आप पश्चिमी घाट की विभिन्न चोटियाँ, जो मुख्य चोटियाँ, अगर उनको ध्यान से गौर कीजिए तो ये ऊंचाई के हिसाब से जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जाते हैं वैसे वैसे इनकी ऊंचाई में कमी आती है। क्यों? क्योंकि भारत की भूमि जो इंडियन प्लेट है, ये मुख्य रूप से 3 किनारों से दबाव के कारण कहीं उठ रही है तो कहीं दब रही है। भारत का उत्तरी भाग जहाँ उत्तर पूर्व की ओर मूव करने से दब रहा है, वहीं पश्चिमी भाग उठ रहा है। साथ ही पश्चिमी भाग के उठने से पूर्वी भाग ढल रहा है। तो आप देखिए, जब आप पूर्व उत्तर की ओर जाएंगे तब उधर भी चोटियों का जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कम होगी, दक्षिणी भाग में ऊंचाई ज़्यादा होगी, क्योंकि भारतीय प्लेट का उत्तरी भाग तिब्बतन प्लेटों के नीचे धंस रहा है। यानी उत्तरी प्लेट का जो भाग है वो नीचे लचकता हुआ नीचे धंसता जा रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप दक्षिणी भाग उठ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी वस्तु पर आगे से एक दबाव डाल करके उसको दबाइए तो पीछे ऑलरेडी उठ जाता है। जैसे कि आप किसी बच्चों के ग्राउंड में आप झूलने को देखे होंगे कि एक साइड जब भारी अधिक भार वाला उस पर बैठता है तो हल्के भार वाला उड़ जाता है। तो वैसी वही स्थिति है। दूसरा क्वेश्चन है, हिमालय एक चापाकार पर्वत है। अब यहाँ पर प्रश्न भी कहता है कि पहले आप ये बताइए कि भारत का जो आकार है वो चापाकार क्यों है। अगर यहाँ पर मैं कहूँ आपसे कि यह प्रश्न है कि तथ्य है, वास्तव में ये तथ्य है, ये आपको कहीं मेंस में या इंटरव्यू में बोलने में सहायक होगा। क्योंकि मैंने इस प्रश्न के माध्यम से प्रयास किया है कि आप मुख्य परीक्षा के भी प्रश्न सॉल्व कर लें, साथ ही इंटरव्यू में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको एक संक्षिप्त शब्दों में, संक्षिप्त वाक्यों में उस पूरे घटनाक्रम को बता ले जाए। इसमें मैंने इसीलिए किसी प्रश्न मार्का को, प्रश्न चिन्ह को प्रयोग नहीं किया है, इसीलिए कि यह एक तथ्य के रूप में प्रश्न है जिनकी व्याख्या हम कुछ तथ्यों के माध्यम से करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, हिमालय एक चापाकार पर्वत है। आप अगर गौर कीजिए तो भारत की भूमि पर उत्तरी भाग में हिमालय अवस्थित है और इसमें आप नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक जाएंगे तो आपको एक अर्धवृत्त आकार का एक चाप मिलता है। तो बस वही कहता है कि क्या कारण है कि हिमालय का जो विस्तार है वो एक लीनियर में ना हो करके एक
सर्कुलर सेमी सर्कुलर शेप में है। तो ऐसा क्यों? इसको जानने के लिए आपको फिर वहीं जाना होगा कि जब भारतीय प्लेट उत्तर पूरब की ओर मूव करती हुई यूरेशिया महाद्वीप खास तौर से तिब्बतन प्लेटों से टकराने से पूर्व उसके बीच में जो टेथीस भूसन्नति थी उस पर जब दबाव डाल रही थी, उस पर दबाव डालने से 3 मुख्य पर्वत श्रेणियों का सृजन हुआ, जिसमें इयोसीन काल में ग्रेटर हिमालय, मायोसीन काल में मिडिल हिमालय, प्लायोसीन काल में शिवालिक का फॉर्मेशन हुआ और निर्माण हुआ। अब अगर आप ध्यान दें तो जो भारतीय प्लेट है, ये देखिए, ये जो भारतीय प्लेट है मुख्य रूप से ये जब उत्तर पूरब की ओर मूव की तो यूरेशिया प्लेट का जो सबसे दक्षिणतम भाग था, यानी जो तिब्बतन प्लेटों के रूप में था, वो ऐसे था। आज जहाँ हिमालय है यहाँ पर भूसन्नति थी। अब देखिए, अगर हम ऐसे बात करें तो यहाँ पर भूसन्नति थी। जब भारतीय प्लेट का उत्तर पूरब की ओर टेथीस भूसन्नति पर दबाव पड़ा, तब टेथीस भूसन्नति का जो अवसाद था, जो मलबा था, वो दबाव के कारण तिब्बतन प्लेटों के सहारे, चूँकि तिब्बतन प्लेटू एक तरह से स्थिर था, इधर से उत्तर पूरब की ओर से प्लेट के संचलन के दबाव में टेथीस भूसन्नति का अवसाद उठ रहा था। यह अवसाद इस तिब्बतन प्लेटों के सहारे उठ रहा था, इसीलिए जो अवसाद उठा वह उसी शेप में उठा जैसे तिब्बतन प्लेटू था। अगर आप गौर कीजिए तो तिब्बतन प्लेटू का जो दक्षिणी भाग है वो चापाकार है, इसीलिए उसके सहारे जो अवसाद उठा और जिनके परिणाम स्वरूप हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणियाँ बनी, वो भी इसी चापाकार रूप में बनी। ध्यान देने योग्य है, क्योंकि ये अक्सरतः एक बार इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि क्या कारण है कि हिमालय एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक चापाकार शेप में है। इसका केवल मात्र एक मुख्य कारण है कि तिब्बतन प्लेटू का दक्षिणी भाग चापाकार में है, जिसमें भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व संचलन से टेथीस भूसन्नति का इसके आसन्न क्षेत्र में होने के कारण यह भाग इसी शेप में उठा, उन्मज्जित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आज हिमालय बना हुआ है। तो आइए देखते हैं कि तिब्बत पठार का दक्षिणी कगार चाप के आकार का है, जिसके दक्षिण टेथीस भूसन्नति थी। इसके दक्षिण से चाप के आकार का भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी कगार भारतीय प्लेट के उत्तर जाने से टेथीस भूसन्नति के मलबे पर दबाव डाला, जिससे 3 समानांतर हिमालय श्रेणियों का जन्म हुआ। फलस्वरूप हिमालय चाप के आकार का हो गया, जिस कारण टेथीस भूसन्नति तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी कगार का चापाकार होना, किंतु इसका प्रमुख कारण तिब्बत पठार के दक्षिणी कगार का चापाकार होना। भारत की अधिकांश चोटियाँ, अगला प्रश्न है, भारत की अधिकांश चोटियाँ इसके मध्यवर्ती भाग में स्थित हैं। अब इस पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो मुख्य क्वेश्चन आ रहे हैं वो हिमालय से संबंधित आ रहे हैं, और हिमालय की उत्पत्ति कहाँ से हुई? टेथीस भूसन्नति से। तो आप लोग पहले ये जान लीजिए कि टेथीस भूसन्नति थी कहाँ से कहाँ तक। यहाँ पर एक नोटवर्दी थिंग है कि आज जहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का स्थलखंड है, यह पूरा क्षेत्र जो पाकिस्तान में मकरान श्रेणी है और पूर्वी भाग में जो
हिमालय का उत्तरी पूर्वी विस्तार तथा अराकानयोमा के सहारे यह पूरा क्षेत्र पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित था और इस प्लेट, भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बीच में भूसन्नति थी जिसका नाम था टिथिस भूसन्नति, जिसका विस्तार जैसा कि मैंने बताया आज जहाँ भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी भाग अवस्थित जहाँ तक विस्तृत है वहाँ तक टिथिस भूसन्नति प्रमुख रूप से विद्यमान थी। तो उसका रिलेशन इस क्वेश्चन से क्या है? उसका रिलेशन ये है कि हाल और डाना ने अपनी भूसन्नति सिद्धांत में बताया था कि भूसन्नति उथली, पतली और सकरीली समुद्र होते हैं जिसमें अवसाद की अधिकतम गहराई उस भूसन्नति के मध्य में अवस्थित होती है। और आप जानते हैं कि हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है वो टिथिस भूसन्नति से हुआ है। टिथिस भूसन्नति का मलबा जो था वो प्लेट के संचलन से उस पर पड़े दबाव के कारण हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जाहिर सी बात है जहाँ पर अवसाद ज़्यादा होगा अगर उस पर दबाव पड़ेगा तो उसी अवसाद के प्रोपोर्शनल में वह भाग उतना उठेगा। अगर अवसाद कम है तो कम उठेगा, अवसाद ज़्यादा है तो वह भाग दबाव के कारण ज़्यादा उठेगा। क्योंकि उसके पास अवसाद ज़्यादा है तो वह श्रेणियों के रूप में उठेगा। ठीक वही हुआ इसमें भी, हिमालय में भी। इसमें क्या हुआ कि टिथिस भूसन्नति मध्य में गहरी थी, जैसा कि हाल और डाना ने बताया भी था अपनी थियरी में। गहरी थी। जब भारतीय प्लेट का दबाव टिथिस भूसन्नति पर पड़ा, उसके अवसाद पर पड़ा, तो इसके मध्यवर्ती भाग में उत्तुंग शिखर वाले चोटियों का निर्माण हुआ क्योंकि मध्य में अवसाद ज़्यादा था। और इसके अतिरिक्त प्लेट का संचलन भी उत्तर पूर्व की ओर था, यानी दबाव की दिशा भी पूर्व की ओर थी। इस वजह से मध्यवर्ती भाग में ज़्यादा उत्तुंग शिखर पाए जाते हैं। आइए पढ़ते हैं। प्राकृतिक झीलें सागर तथा भूसन्नति मध्यवर्ती भाग में काफ़ी गहरी होती है। इसको हाल और डाना ने बताया था। टिथिस भूसन्नति मध्यवर्ती भाग में ही ज़्यादा गहरी थी। अतः उच्चतम चोटियों का निर्माण भूसन्नति के मध्य भाग में स्थित अवसाद पर दक्षिण के भारतीय प्लेट के दबाव के परिणाम स्वरूप हुआ। मध्यवर्ती या नेपाल हिमालय में हिमालय की सर्वोच्च चोटियाँ एवरेस्ट 8,838 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर, मकालू 8,481 मीटर, धौलागिरी 8,172 मीटर, चोयू 8,153 मीटर एवं अन्नपूर्णा 8,078 मीटर स्थित है। अब आप देखिए, आप जानते होंगे कि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अब यहीं पर अगर आपसे बहुविकल्पी के रूप में पूछा जाए तो कहा जाए कि सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज है। लेकिन सबसे ऊंची हिमालय क्यों है? क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा स्थान हिमालय पर अवस्थित है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। जैसे कि उसकी ऊंचाई मैंने बताया 8,848। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय पठार छोटा नागपुर पठार यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। अब देखिए इसका भी संबंध उसी से है जिसका संबंध पहले प्रश्न में था कि भारत की भूमि पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों ढली। अब इसमें भी ध्यान देना होगा कि जब शिवालिक की उत्पत्ति हो रही थी तो जब भारत का उत्तरी भाग, खासतौर से आज जहाँ गंगा का मैदान है, यहाँ पर एक खाई हुआ करती थी। आप जानते हैं कि जब एक प्लेट किसी दूसरे प्लेट के नीचे छेपित होती है तो उस भाग के अंत वाले क्षेत्र में उस भाग में एक खाई थी। तो जब शिवालिक का निर्माण हो रहा था तब उसी समय क्या हुआ कि भारतीय प्लेट के
पूर्व गतिशील होने से टिथिस भूसन्नति के दक्षिणी भाग के सहारे स्थित इंडो ब्रह्म नदी के अवसाद से शिवालिक पर्वत की उत्पत्ति हुई। इसी समय अरावली दिल्ली यहाँ कटक हो गया है, ऊपर उठा। फलस्वरूप ब्रह्मपुत्र नदी का जल गंगा मैदान खाई में भर गया। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए कि आज जहाँ शिवालिक है यहाँ पर एक इंडो ब्रह्म नदी बहा करती थी। जब शिवालिक उठ गया तो उस नदी का विलोपन हो गया। परंतु यहाँ पर एक बहुत नोटवर्दी थिंग है कि ये गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा पहले ये अपना समस्त जल भारत के पश्चिमी भाग से होकर के अरब सागर में गिराती थी। परंतु जब शिवालिक का निर्माण हुआ और शिवालिक के निर्माण के साथ भारत की पश्चिमी भूमि दिल्ली, हरिद्वार, हार्सिल के सहारे उठी, तो उठने से सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व हो जाने के कारण नदियों का प्रवाह भी पूर्व की ओर हो गया और ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवाह था वह भी पूर्व की ओर गंगा नदी के साथ अरब सागर में होने लगा। परंतु इसी समय ब्रह्मपुत्र नदी का जो अवसाद था वो गंगा मैदान की खाई में भर गया। साथ ही गंगा और उसके सहायक नदियों का जल भी इसी मैदान में भरने लगा और जल तो अंततः अरब सागर में पहुंच गया, परंतु अवसादों का निक्षेपण इस खाई में लगातार होता रहा। भारतीय प्लेट के पूरब झुकने के कारण जब यह क्षेत्र जल से लबालब हो गया, तब इस जल का पूर्व की ओर ढाल होने के कारण उधर प्रवाहित हुआ। तो प्रायद्वीपीय पठार में जो एक निम्न स्थान था, जहाँ पर आज आप बांग्लादेश को देखते हैं, यह क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार में एक निम्न क्षेत्र के रूप में था। इसी के सहारे समस्त जल जो गंगा की खाई में भरा था वह जल बहने लगा और धीरे धीरे अपर्दन होते होते वहाँ से एक प्रमुख नदी तंत्र गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का विकास हुआ और उस प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में नदियों का मलबा जमा होने लगा। परंतु अगर आज आप इस मलबे को हटाएं तो नीचे की जो चट्टानें हैं वो प्रायद्वीपीय पठार से मेल खाती हैं और इसी का विकास, इसी का विस्तार उत्तर पूर्व में गारो खासी जयंतिया, आपने नाम सुना ही होगा, यह मेघालय पठार की प्रमुख चोटियां हैं, वह भी प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, जिसके फलस्वरूप दोनों पठारों के मध्य नदियों द्वारा अवसादन होने लगा, जिससे वह भाग अवसाद से भर बैठा। फलस्वरूप पश्चिमी बंगाल में मालदा गैप का निर्माण हुआ। अब जो क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का निम्न क्षेत्र था, जहाँ से नदियों का जल जो गंगा की खाई में भरा था प्रवाहित होने लगा, उसको मालदा गैप कहा गया। गैप क्यों कहा गया? क्योंकि इसके पूरब साइड में भी यानी मेघालय का पठार है, पश्चिमी साइड में भी यानी छोटा नागपुर का पठार है। दोनों पठार एक ही संरचना के हैं, एक ही युग के हैं, फिर भी अलग हैं, यानी एक गैप के जरिए हैं और इस गैप की आधारभूत चट्टानें जो हैं वो भी इससे मैच करती हैं, इसीलिए इसको मालदा गैप कहा गया। ठीक है, जिस पर निक्षिप्त जड़ोर अवसाद दोनों पठारों को अलग करता है। दोनों पठारों के एक साथ जुड़े होने के निम्न साक्ष्य: दोनों पर लेटराइट मिट्टी का पाया जाना। आप छोटा नागपुर पर भी लेटराइट मिट्टी को देख सकते हैं। और वहीं मेघालय में तो आप जानते ही हैं कि मौसिनराम में अधिकांश समय में बारिश होने से वहाँ की मिट्टी सेम वैसे ही है जैसे विषुवत-रेखा। परंतु इस लेटराइट की, जिसकी हम साक्ष्य के रूप में बात कर रहे हैं, ये आज की लेटराइट मिट्टी नहीं, बल्कि भूगर्भ इतिहास में जब मालदा गैप का निर्माण नहीं हुआ था, जब ये सभी पर्वत एक साथ जुड़े हुए थे, उस समय जो लेटराइट मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ था उसकी तुलना अगर की जाए तो वो दोनों में समरूपता मिलती है। दोनों पठारों पर समकालीन कोयले का निक्षेप मिलता है। अंत साक्ष्य ये है कि दोनों पठारों पर गोंडवाना युगीन चट्टानों का निक्षेप है।
अगला क्वेश्चन है, यद्यपि आज भारत में लेटराइट मिट्टी के विकास की दशाएं नहीं, फिर भी यहाँ लेटराइट मिट्टी के क्षेत्र मिलते हैं। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको दो चीज़ जानने की ज़रूरत है। एक तो पहला ये कि लेटराइट मिट्टी के विकास की दशाएं कहाँ पर होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेटराइट मिट्टी का विकास विषुवतीय क्षेत्र में होता है। और भारत की अवस्थिति कहाँ है? भारत की अगर मध्य अवस्थिति की बात करें तो यह कर्क रेखा पर अवस्थित है और इसका कुछ भाग शीतोष्ण कटिबंध में भी आता है। तो शीतोष्ण कटिबंध में होते हुए भी भारत भूमि पर लेटराइट मिट्टी का पाया जाना एक अजूबे से कम नहीं। तो आइए देखते हैं कि क्यों भारत में यद्यपि विकास की अवस्थाएं नहीं हैं लेटराइट मिट्टी के, फिर भी लेटराइट मिट्टी भारत के क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में मिलती है। इसको जानने के लिए आपको भारत के भूगर्भिक इतिहास में जाना होगा। जब भारत की अवस्थिति आज से 100 मिलियन वर्ष पूर्व जाना होगा, जब भारत इक्वेटर पर अवस्थित था। आप जानते हैं कि भारत की जो भूगर्भ में अवस्थित थी, जो प्रारंभिक अवस्थिति थी, वो दक्षिण गोलार्ध में थी। यह उत्तर पूर्व की ओर मूव करता हुआ आया है। तो जब भारत की अवस्थिति विषुवत पर रही होगी तो उस समय भारत की भूमि पर लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ होगा, जो कि आज उत्तर पूर्व की ओर प्लेट के संचलन से आज समशीतोष्ण क्षेत्र में यह अवस्थित हो गई है। परंतु आज जो भारत भूमि पर दशाएं हैं लेटराइट मिट्टी के उत्पादन के लिए, वो केवल उत्तर पूर्व में बहुतायत मात्रा में तापमान और बारिश होने के कारण नई युगीन लेटराइट मिट्टी का निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर लेटराइट मिट्टी का जो आशय है वो पुरानी लेटराइट मिट्टी के फॉर्मेशन से है। आइए देखते हैं। लेटराइट मिट्टी का विकास भूमध्य रेखीय पेटी में होता है। आज भारत के पश्चिमी घाट के सहारे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला में लेटराइट मिट्टी के निक्षेप मिलते हैं। भारतवर्ष की उपरोक्त लेटराइट मिट्टी तब विकसित हुई जब भारत भूमध्य रेखा पर था। आज भारत प्लेट विवर्तनिकी के कारण उत्तर खिसक कर उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पेटी में अवस्थित है, जहाँ पर्याप्त वर्षा के क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी की पूर्वत उपस्थिति है। मालदा गैप या छोटा नागपुर, गारो गैप में भी लेटराइट मिट्टी का निक्षेप है, जो आज गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से ढक गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से उत्तर बढ़ रही भारतीय प्लेट के सर्वप्रथम तिब्बत से लद्दाख में द्रास के पास टकराने के फलस्वरूप पश्चिमी हिमालय को अधिक ऊंचा तथा कम चौड़ा होना चाहिए था, किंतु स्थिति इसके विपरीत। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर 12 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से जब आगे बढ़ी, तब इसका उत्तरी पश्चिमी भाग सर्वप्रथम तिब्बत के प्लेटों से टकराया। तो वही यहाँ कह रहा है कि जब पश्चिमी भाग सर्वप्रथम टकराया तो उसे सर्वाधिक ऊंचा और चौड़ा होना चाहिए था, जबकि वर्तमान में स्थिति इसके विपरीत है। इसका जो मध्य भाग है वो सबसे ऊंचा है। ऐसा क्यों? बस सेम वही डिस्कशन है जिसको मैंने आपके समक्ष किया था कि भारत के भूमि पर उत्तर में अवस्थित हिमालय में मध्यवर्ती भाग में चोटियाँ क्यों सर्वाधिक ऊंची हैं। उसी का ये भी कुछ अंश मात्र है, परंतु इसमें मैंने क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से पेश किया है। किसी भी भूसन्नति का मध्यवर्ती भाग उसके किनारों की अपेक्षा अधिक गहरा होता है। टिथिस भूसन्नति भी मध्यवर्ती भाग में अधिक गहरी थी। पश्चिमी एवं पूर्वी भाग में कम गहरी। इसके फलस्वरूप मध्यवर्ती भाग में अधिक अवसादन हुआ था। अवसाद की गहराई अधिक हो गई थी, जिससे तलहटी लचक गई। भारतीय प्लेट का अरावली भाग सर्वप्रथम 12 सेंटीमीटर प्रति की दर से उत्तर बढ़कर तिब्बत के द्वार के पास टकराया, जिससे पश्चिमी हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसके द्वारा प्लेट उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होकर के टिथिस भूसन्नति के मध्य में स्थित गहरे निक्षेप पर दबाव डाली, जिसके परिणाम स्वरूप अवसाद की मोटी परत अधिक ऊंची उठकर नेपाल की विभिन्न
ऊंची पर्वत श्रेणियों जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलगिरी तथा मकालू का जन्म हुआ। अवसाद के अधिक ऊपर उठने से मध्यवर्ती हिमालय की चौड़ाई घट गई। इसीलिए मध्यवर्ती नेपाल हिमालय में अत्यधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। अब आप देखिए, इस चित्र के माध्यम से समझिए कि जब भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर मूव की है तो सर्वप्रथम भले भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग ज़्यादा उत्तर की ओर निकला हो, एक कह सकते हैं कि सींग के रूप में, इस वजह से यह पश्चिमी भाग पहले तिब्बत की पठार से टकराया। परंतु दबाव की दिशा किधर थी, ये देखिए। और अवसाद सर्वाधिक गहरा कहाँ पर था, यहाँ पर था। जब अवसाद की मात्रा अधिक, दबाव की मात्रा भी उसी के अनुरूप, तो उत्तुंग शिखर वाले चोटियाँ का निर्माण पश्चिमी हिमालय में होगा कि पूर्वी हिमालय में कि मध्यवर्ती भाग। स्पष्ट है कि मध्यवर्ती भाग में चोटियों का विस्तार अधिक होगा। अब जब दबाव भी मध्यवर्ती भाग में ज़्यादा पड़ रहा है तो स्पष्ट तौर पर इसके दोनों किनारों के सहारे भी दबाव पड़ रहा होगा, और इसी दबाव के कारण पश्चिमी हिमालय में भी जो इसका विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है, वो कम हो जाती है, क्योंकि प्लेट का संचलन उत्तर पूर्व की ओर हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि लास्ट है। अरावली, विंध्य, सतपुड़ा एवं हिमालय विभिन्न युगों के मोड़दार पर्वत हैं। अगर आप जानते हो कि जो विश्व में माउंटेन ओरिजिनी के फेज हैं वो कुल 4 हैं, और ये चारों पर्वत निर्माण के क्रम आज भारत की भूमि पर देख सकते हैं। जहाँ भारत में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला अरावली अवस्थित है, वहीं सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत हिमालय भी अवस्थित है। इसमें अगर ध्यान दें तो सर्वप्रथम मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति अरावली को हुई, जो कि प्री कैम्ब्रियन काल में हुई। फिर उसके बाद पूर्वी घाट हर्षी कैलेडोनियन में, फिर विंध्य सतपुड़ा का निर्माण हर्षिनियन में, और फिर अंत में और सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति हुई टर्शियरी काल। इस प्रकार से विश्व के प्रमुख पर्वत तंत्रों को आप भारत की भूमि पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। आइए देखते हैं। भारत के विभिन्न युगों के मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति 4 अवस्थाओं में हुई। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व में भी जो पर्वत निर्माण के 4 फेजेस डिसाइड किए गए हैं, प्री कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, हर्षिनियन और टर्शियरी, जिनके प्रथम चरण में अरावली की उत्पत्ति हुई, जो सर्वाधिक पुराना प्री कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ी चट्टानों से निर्मित है। अपक्षय एवं अपर्दन के कारण आज यह एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। पर्वत उत्पत्ति के द्वितीय चरण में कैलेडोनियन युग पर्वतों की उत्पत्ति हुई। भारत में इस समय कुडप्पा भूषण नदी से पूर्वी घाट की उत्पत्ति हुई, जो विभिन्न नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि द्वारा काट दिया गया है। अब आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो पूर्वी घाट दिख रहा है आपको, इसमें किसी समय यहाँ पर एक भूषण नदी हुआ करती थी, कुडापा। खैर, कुडापा शब्द बहुत बाद में आया, जो कि आज तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है कुडापा। उसी के नाम के आधार पर यहाँ की भूषण नदी का नाम रखा गया है, और वहीं से पूर्वी घाट का सृजन हुआ है, जिसका विस्तार नीलगिरी के दोदा बेटा से बोलंगिरी तक है। तीसरे चरण में हर्षिनियन युगीन पर्वतों का निर्माण हुआ, जिनमें भारत में विंध्याचल विंध्याचल भूषण नदी से उत्पन्न हुई। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य एक भ्रंश घाटी स्थित है, जो नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसीलिए नर्मदा, विंध्याचल और सतपुड़ा को मोड़दार पर्वत होने के बावजूद कभी कभी अंकित पर्वत भी कहा जाता है। क्योंकि यद्यपि ये भूषण नदी से सृजित हुए हैं, परंतु
भ्रंशन हो जाने के कारण इन दोनों पर्वतमालाओं के मध्य भ्रंशन हो जाने के कारण इनके यानी सतपुड़ा के उत्तरी और विंध्याचल के दक्षिणी भाग अत्यंत खड़े खगार के हैं। इसीलिए कभी कभी इन्हें भ्रंशन पर्वत या अंकित पर्वत भी कहा जाता है। चौथे चरण में तृतीय युग के अल्पाइन क्रम के पर्वतों का निर्माण हुआ, जिससे भारत में बृहद, मध्य एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियाँ आती हैं, जो नवीनतम मोरदार पर्वत है। स्मरणीय है कि बृहद हिमालय की उत्पत्ति के समय ही भारतीय प्लेट के तिब्बत प्लेट से टकराने के फलस्वरूप भारत के पश्चिमी भाग के भ्रंशित होकर समुद्र के अंदर अधोगमित होने से पश्चिमी घाट भ्रंशित पर्वत का निर्माण हुआ। वस्तुतः पश्चिमी घाट पर्वत नहीं अपितु महाद्वीपीय पठार का एक कगार है। उपरोक्त 4 मोरदार पर्वत श्रेणियों में बालुका पत्थर, चूना पत्थर जैसी अवसादी स्लेट तथा संगमरमर जैसे कायांतरी चट्टानें पाई जाती हैं, किंतु इनके समय एवं गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर है। उदाहरण के लिए अरावली में मकराना का संगमरमर विंध्याचल भेड़ाघाट के संगमरमर से पुराना एवं उत्तम कोटि का है। यानी आप जानते हैं कि संगमरमर का जो निर्माण होता है वो चूना पत्थर चट्टानों से होता है, और जो चट्टानें पुरानी हैं उन पर दबाव भी अधिक लगा होगा, जो नवीनतम हैं उन पर दबाव कम पड़ा होगा, और जितना दबाव ज़्यादा पड़ेगा उतने ही उच्च कोटि के संगमरमर आपको मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अरावली क्षेत्र में स्थित मकराना क्षेत्र के संगमरमर और भेड़ाघाट के संगमरमर, इन दोनों में अरावली के संगमरमर की उच्चतम कोटि आपके सामने आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हम लोग अन्य टॉपिक पर भी क्वेश्चन को बनाते रहेंगे और आपके समक्ष डिस्कस करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में आप संक्षिप्त विवरण में विभिन्न घटनाक्रम को एक प्रस्तुति दे सकेंगे। थैंक यू।